रणवीर शेखावत 28 साल का राजस्थान का एक जाना माना नाम है। देश की नंबर 1 शेखावत इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, जिसके पास दौलत की कमी नहीं। राजस्थान का सबसे अमीर पर एक उसूल पसंद रोबीला और अपनी ही शर्तों पर जीने वाला इंसान है। उसके बिजनेस सेंस और दूर अंदेशी के सामने कोई टिक नहीं पाता है। उसके व्यक्तित्व में रोबीला रईसाना अंदाज है। वो देखने में एक खूबसूरत और दिलकश नौजवान तो है ही, उसके बोल चाल, चाल ढाल और हाव भाव में भी अमीरी का गुरूर और शान है। एक बार जो कह देता है वो पत्थर की लकीर होता है, और जो काम हाथ में लेता है वो कामयाबी की गारंटी होता है। क्योंकि हारना रणवीर शेखावत को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रणवीर शेखावत को प्यार मोहब्बत के नाम से भी चिढ़ है। उसके हिसाब से प्यार और जज्बात इंसान को कमजोर करने वाले एहसास हैं, इसलिए वो इन सब से दूर ही रहता है। वो इंसानी रिश्तों की कद्र तो करता है, मगर उनमें उलझता नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में उसके पास अपना कहने को बस एक माँ ही है, इसलिए इस दुनिया में वो सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता है, और एक शादी के अलावा वो माँ की कही हर बात को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। अपनी माँ की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी वो पूरी करता है। रणवीर की माँ अरुणा देवी जी दिल की मरीज हैं। अक्सर ऐसे ही उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। रणवीर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उनकी जरा सी तकलीफ पर भी घबरा जाता है और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। रणवीर को प्यार से सख्त नफरत होने के कारण वो जिंदगी में कभी भी किसी से प्यार या शादी जैसे रिश्ते नहीं बनाना चाहता है। पर रणवीर की माँ चाहती थी कि रणवीर शादी करके अपना घर बसा ले, ताकि उसका अकेलापन दूर हो जाए, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके साथ कोई तो हो जो उसके सुख दुख को बांट सके, जो उसकी बेरंग और वीरान जिंदगी में प्यार और खुशी के रंग भर सके, जो उसके नफरत से भरे दिल में प्यार के फूल खिला सके। मगर रणवीर किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहता था। रणवीर को शादी के लिए मनाने की उसकी माँ की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अरुणा देवी जी को यही फिक्र दिन रात सता रही थी कि उनके जाने के बाद रणवीर का क्या होगा। दरअसल रणवीर के प्यार से नफरत करने की एक वजह थी। बरसों पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसे प्यार मोहब्बत और शादी जैसे शब्दों से ही नफरत हो गई थी। रणवीर जब 21 साल का था तो कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली मीशा नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। मीशा कॉलेज में अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से काफी मशहूर थी। कॉलेज के सारे लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे। रणवीर तो उसका इस कदर दीवाना था कि उस पर अपनी जान तक लुटाने को तैयार रहता था। रणवीर और मीशा की प्रेम कहानी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। सब लोग उन्हें रोमियो जूलियट के नाम से बुलाते थे, मगर मीशा रणवीर को धोखा दे रही थी। उसका रणवीर के अलावा एक और भी प्रेमी था, जिससे वो अक्सर रणवीर से छुपकर मिला करती थी। दरअसल मीशा उससे ही प्यार करती थी। रणवीर के साथ वो प्यार का नाटक कर रही थी, उसकी दौलत हथियाने के लिए। ये उसके प्रेमी और मीशा की एक चाल थी कि रणवीर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मीशा रणवीर से शादी करके फिर किसी बहाने से उससे तलाक लेकर एलिमनी केस करके रणवीर की आधी जायदाद हासिल कर लेगी। फिर वो अपने प्रेमी से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। मगर इत्तेफाक से एक दिन रणवीर को उनकी सारी साजिश का पता चल गया। सारी सच्चाई जानकर रणवीर का दिल टूट गया, मगर उसी वक्त रणवीर ने मीशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसे अपने दिल और जिंदगी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद रणवीर दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। उसके दिल में सारी लड़कियों के लिए नफरत भर गई। हर लड़की में उसे मीशा नजर आती और हर खूबसूरत लड़की उसे धोखेबाज लगती। उसी दौरान रणवीर के पिता रणविजय शेखावत जी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्हें बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनकी कंपनी घाटे में चली गई। रणविजय शेखावत ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की मौत के बाद रणवीर ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस और कंपनी को संभालने में लगा दिया, और कुछ ही समय में उसने कंपनी का सारा नुकसान पूरा कर दिया। उनकी कंपनी डूबने से बच गई। फिर रणवीर ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी शेखावत इंडस्ट्रीज को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया और उसे नंबर 1 कंपनी बना दिया। रणवीर की कंपनी को पिछले 3 सालों से नंबर 1 का खिताब मिल रहा था। बिजनेस संभालने के साथ साथ रणवीर ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, मगर इस सब के बावजूद भी वो मीशा के धोखे को भूल नहीं पाया था।
7 साल बीत चुके थे उस बात को, मगर रणवीर के लिए जैसे वो कल की ही बात थी। इतना साल गुजरने के बाद भी न उसकी नफरत कम हुई और ना कभी किसी लड़की पर भरोसा कर पाया। बहुत सी लड़कियों ने रणवीर के करीब आने की नाकाम कोशिश की, मगर बड़ी बेरुखी से रणवीर ने झटक कर उन्हें खुद से दूर कर दिया। ना वो किसी लड़की के करीब जाता और ना कभी किसी लड़की को अपने करीब आने देता था। वहीं एक 22 साल की लड़की जिसका नाम पलक है, पलक एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी सादगी और हंसमुख स्वभाव सबका मन मोह लेता, लेकिन सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लगती है। उसकी सुंदरता में मासूमियत है और स्वभाव में भोलापन। इसके साथ ही पलक एक नरम दिल की मिलनसार लड़की है। दूसरों की मदद करने में वो कभी पीछे नहीं हटती। पलक के लिए उसके रिश्ते जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। प्यार और जज्बात उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। प्यार को वो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत मानती है। उसका मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार है तो सब कुछ है। उसे यकीन था कि प्यार की हल्की सी आंच किसी पत्थर को भी पिघला सकती है। पलक जयपुर की एक छोटी सी कॉलोनी में अपनी माँ के साथ रहती है। उसके पिता की बरसों पहले मौत हो चुकी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी की तलाश कर रही है। एक दिन पलक किसी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे लगभग 52-53 साल की उम्र की एक महिला शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखकर सड़क के किनारे इधर उधर देख रही थी। फिर उसने किसी से फोन पर बात की और फिर से किसी का इंतजार करने लगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो बार बार रुमाल से अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। पलक की नजर उस महिला पर पड़ी तो उसे उस महिला की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि शायद उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है। उसे उस औरत के पास जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। वो अकेली है, हो सकता है उन्हें मदद की जरूरत हो। फिर कुछ सोचकर पलक उस महिला की तरफ चल पड़ी। पलक के पहुंचने से पहले ही वो महिला चक्कर खाकर गिरने लगी। पलक भागकर उनके पास पहुंची और गिरने से पहले ही पलक ने उस महिला को अपनी बाहों में संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। पलक ने घबराकर पूछा, आंटी जी क्या हुआ आपको? मगर पलक को कोई जवाब नहीं मिला। आंटी जी प्लीज आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? मगर वो महिला बेहोश हो चुकी थी। हे कान्हा जी, ये तो बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? पलक ने इधर उधर देखकर आवाज भी दी, शायद कोई उनके साथ हो। सुनिए, इनके साथ कोई है क्या? ये बेहोश हो गई है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मगर वहां कोई नहीं था जो उस महिला के साथ हो। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? तभी पलक ने उस महिला के पास ही पड़ा एक मोबाइल देखा जो शायद गिरते समय उनके हाथ से गिर गया होगा। फोन कीमती था। फोन उठाकर पलक ने सोचा, इनके फोन से शायद कोई मदद मिल सके। शायद कोई नंबर हो इसमें जिससे इनके घर वालों को इनके बारे में खबर की जा सके। पलक ने फोन चेक करने की कोशिश की, मगर फोन पर पासवर्ड लगा होने के कारण फोन से कोई भी मदद नहीं मिल सकी। ओह, फोन पर तो पासवर्ड लगा है, अब मैं क्या करूं? हे कान्हा जी, ये मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मगर नेहा इस तरह छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? अगर नेहा कुछ हो गया तो? अब अगर आपने फंसा है तो ये भी बता दीजिए ना कि मैं क्या करूं? फिर वो कुछ सोचने लगी। वैसे इंटरव्यू किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता ना, और वैसे भी इंटरव्यू में तो अभी टाइम है। मैंने अस्पताल पहुंचा कर भी तो इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ ना, है ना कान्हा जी? ये ठीक रहेगा ना? इससे ये भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश। फिर पलक ने एक टैक्सी रुकवाई और टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस महिला को टैक्सी में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले गई। पलक को जो भी अस्पताल सबसे पहले नजर आया, पलक उसी अस्पताल में उन्हें ले गई और उस महिला को स्ट्रेचर में लेटाकर अस्पताल के अंदर ले गई। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया, मगर इलाज शुरू करने से पहले पलक को एक फॉर्म भरने के लिए कहा। तो पलक ने उन्हें बताया कि वो उस महिला को नहीं जानती, वो उन्हें रास्ते में बेहोश पड़ी मिली थी। तो डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, कहा कि वो उस महिला को किसी और अस्पताल में ले जाए। तो पलक डॉक्टर से गुस्से में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक फॉर्म नहीं भरा गया तो क्या आप इनका इलाज नहीं करेंगे? क्या सिर्फ इस वजह से आप इन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? डॉक्टर देखो, ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं, बिना फॉर्म फिल किए हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। रूल इज रूल। पलक ने गुस्से में कहा, मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, मगर इस वक्त इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है
और मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वक्त पर इनका इलाज नहीं हुआ तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आई एम सॉरी। अगर ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर आपके इलाज ना करने से इनकी जान चली गई तो क्या होगा? इनकी मौत की जिम्मेदारी लेंगे क्या? डॉक्टर पलक की बात सुनकर बोला, सुनो तो, आप सुनिए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का काम होता है जिंदगी बचाना। इसलिए लोगों ने डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया है। अगर आप डॉक्टर होकर इन्हें इस तरह मरने के लिए छोड़ देंगे तो लोग डॉक्टर पर भरोसा करना छोड़ देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये सड़क पर बेहोश होकर गिर रही थी तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। मैं नहीं जानती कि ये कौन है और इन्हें क्या हुआ है। प्लीज डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज कीजिए ना। ये होश में आकर आपको अपने बारे में सब कुछ बता ही देगी। वैसे देखने में ये किसी अच्छे घर परिवार की लगती है। ये देखिए, इनका फोन भी कितना कीमती है। प्लीज डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू कीजिए ना। हो सकता है इनके परिवार में से कोई इन्हें यहाँ ढूंढता हुआ आ जाए। पलक की बात सुनकर डॉक्टर कुछ सोच में पड़ गया। डॉक्टर को सोच में पड़ा देखकर पलक आगे बोली, जरा सोचिए डॉक्टर साहब, अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया तो इनके परिवार वाले आपके हॉस्पिटल पर केस भी कर सकते हैं कि आपके इलाज न करने की वजह से इनकी जान चली गई और इनकी तरफ से आपके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। डॉक्टर पलक की बात सुनकर घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं इनका इलाज शुरू करता हूँ, मगर पहले मुझे इनके कुछ टेस्ट लेने होंगे। डॉक्टर ने उस महिला का इलाज शुरू कर दिया। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने दवाई लेकर दवाई की पर्ची पलक को देकर कहा, ये दवाई अर्जेंट है, जरा जल्दी ला कर दो। दवा की पर्ची लेकर पलक सोच में पड़ गई। उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं जो इतनी महंगी दवाइयाँ ले पाती। अब वो दवा कैसे लाएगी, वो सोच ही रही थी कि तभी उस महिला के मोबाइल पर फोन आया। पलक ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? मैं आपको यहाँ ढूंढ रहा हूँ। पलक ने पूछा, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? ड्राइवर ने जवाब देने की बजाय सवाल किया, आप कौन हैं? ये फोन आपके पास कैसे आया? ये फोन मेरी मैडम का है। कहाँ है मैडम? पलक ने पूछा, आप कौन है? मैं उनका ड्राइवर हूँ। कहाँ है मैडम? पलक ने आराम से जवाब दिया, देखिए, आप जो कोई भी हैं जिनका ये फोन है, आप उनके घर वालों को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल में क्यों? क्या हुआ है मैडम को? आप यहाँ आएंगे तो सब पता चल जाएगा। उनकी दवाइयाँ लेनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। पलक ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया और जल्दी आने को कह दिया। पलक उस औरत के घर वालों के आने का इंतजार करने लगी, मगर डॉक्टर ने उसे फिर से जल्दी दवाई लाने को कहा ताकि उस महिला का इलाज शुरू किया जा सके। मजबूर होकर पलक दवाई की पर्ची लेकर हॉस्पिटल की ही दवाई की दुकान में गई। किसी की जिंदगी का सवाल था। अगर वक्त पर दवाई ना मिली तो पलक की अब तक की गई सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। उसने केमिस्ट से दवाई ली, मगर दवाई का बिल 5,000 से ज्यादा का बना। पलक ने उस दुकान पर खड़े सेल्समैन को सारी बात बताकर कहा कि वो अभी दवाई दे दें, जब उस औरत के घर वाले आ जाएंगे तो वो पैसे दे देंगे। मगर वो सेल्समैन नहीं माना। उसने कहा कि वो वहाँ सिर्फ एक सेल्समैन है और उसे पैसों का हिसाब देना पड़ता है। पलक बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। उस औरत के घर वाले अभी तक नहीं आए थे और अगर दवाई जल्दी नहीं मिली तो इलाज शुरू नहीं होगा, और इलाज के बिना अगर उन्हें कुछ हो गया तो। पलक परेशान होकर सोचने लगी कि अब वो क्या करे कि तभी अचानक उसकी नजर सामने दुकान में लगे शीशे पर पड़ी। उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी। शीशे में उसे अपने गले में पहनी हुई चेन नजर आ गई। वो चेन देखकर पलक के होंठों पर मुस्कान आ गई, जैसे सारी परेशानी दूर हो गई हो। उसने अपने गले से चेन उतार कर उस सेल्समैन को देकर कहा कि वो दवाई के बदले में उसकी चेन अपने पास रख ले, बाद में वो दवाई के पैसे देकर अपनी चेन वापस ले जाएगी। पहले तो उस सेल्समैन ने इनकार कर दिया, फिर पलक के काफी जोर देने और मरीज का ख्याल करके सेल्समैन ने वो चेन रखकर पलक को दवाइयाँ दे दी। पलक ने दवाइयाँ लाकर डॉक्टर को दे दी। फिर उस महिला का इलाज शुरू हो गया। उसके बाद उस महिला का ड्राइवर भी वहां पहुंच गया। पलक ने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने उनके बेटे को फोन कर दिया है और वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। पलक के पास वक्त नहीं था तो वो उनके बेटे का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो उस महिला के पास उनके ड्राइवर को छोड़कर खुद अपने इंटरव्यू के लिए चली गई। हॉस्पिटल से निकलकर पलक इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि वो लेट हो चुकी है। आधे इंटरव्यू लेने के बाद बाकी के इंटरव्यू कैंसिल हो गए थे क्योंकि अचानक ही कंपनी के मालिक को इंटरव्यू छोड़कर कहीं जाना पड़ा। निराश होकर पलक वापस लौट गई। फिर उसने सोचा कि इंटरव्यू तो हुआ नहीं तो क्यों ना हॉस्पिटल जाकर उस औरत की तबीयत का पता कर लिया जाए। ये सोचकर पलक हॉस्पिटल के लिए चल पड़ी।
वो औरत अब होश में आ चुकी थी और उसकी तबीयत भी अब बेहतर लग रही थी। उन्हें होश में देखकर पलक खुश होकर बोली, आंटी जी आपको होश आ गया, शुक्र है कान्हा जी का। मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। अब आप ठीक है ना? औरत पलक को ध्यान से देखते हुए बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तुम शायद वही लड़की हो जो मुझे सड़क से उठाकर हॉस्पिटल लेकर आई थी, है ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उनकी बात सुनकर पलक ने कहा, नहीं आंटी जी, मैं कौन होती हूँ किसी की जिंदगी बचाने वाली। मेरे कान्हा जी ने आपको बचाया है। वो आपको बचाना चाहते थे तभी मैं वहां थी। अगर मैं वहां ना होती तो कोई और होता। औरत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी बातें करती हो। जैसी तुम खुद प्यारी हो वैसी ही तुम्हारी बातें प्यारी हैं। वैसे तुम चली कहाँ गई थी? मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता था। पलक ने उदास होकर कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। सॉरी, वरना मैं ऐसे आपको छोड़कर नहीं जाती। अगर जाना जरूरी ना होता तो। कोई बात नहीं, ड्राइवर था ना, फिर मेरा बेटा भी आ गया था। तुम्हें नौकरी मिल गई क्या? पलक ने लंबी आह भरकर कहा, कहाँ जी, नौकरी मिलनी इतनी आसान है क्या? इंटरव्यू ही कैंसिल हो गया? औरत ने पूछा, क्यों? वो मुझे वहां पहुंचने में देर हो गई। मेरे पहुंचने से पहले ही आधे इंटरव्यू छोड़कर कंपनी का मालिक कहीं चला गया और इंटरव्यू बंद हो गए। औरत ने दुखी होकर कहा, ओह आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम लेट हो गई। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती? औरत ने कहा, अगर तुम मेरे साथ ना रुकती तो तुम वक्त पर पहुंच जाती, तब शायद तुम्हें नौकरी भी मिल जाती। पलक ने जवाब दिया, आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई आखिरी नौकरी थोड़ी ना थी जिसके ना मिलने का इतना दुख मनाया जाए। अगर ये नहीं तो कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं उस वक्त आपको छोड़कर चली जाती और आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आपकी मदद करके मुझे जो खुशी मिली है वो शायद मुझे वो नौकरी पाकर भी नहीं मिलती। और वैसे भी एक नौकरी किसी की जिंदगी से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। औरत ने पलक की बात सुनकर कहा, इस छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। आजकल कहाँ लोग किसी के लिए इतना करते हैं। मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया और तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। नुकसान कैसा आंटी जी? अब छोड़िए ना इस बात को। कान्हा जी ने मेरे लिए कुछ जरूर अच्छा सोच रखा होगा और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं वहां नौकरी कर पाती। औरत ने हैरान होकर पूछा, क्यों? पलक ने मुंह बनाकर कहा, मैंने सुना है आंटी जी, उस कंपनी का मालिक बड़ा ही अकड़ू और खड़ूस किस्म का बंदा है। अब ऐसे बंदे के साथ कौन काम करेगा? अच्छा, क्या इतना बुरा है वो? पलक ने जवाब दिया, मैंने तो ऐसा ही सुना है। एक नंबर का घमंडी कहते हैं उसे। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता, न कोई उसके आगे बोल सकता है, ना वो किसी की सुनता है। छोटी छोटी गलती पर नौकरी से ही निकाल देता है। और आंटी जी मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो प्यार शब्द से भी नफरत करता है। अब आप ही बोलिए आंटी जी। नहीं, बताइए मुझे, कोई भी नॉर्मल इंसान प्यार से नफरत कर सकता है क्या? प्यार से तो ये सारी दुनिया है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। और तो और जनाब को लड़कियों से भी नफरत है। सारी दुनिया की लड़कियों को लालची और धोखेबाज समझता है वो। जंगली कहीं का। औरत ने हंसते हुए कहा, तुम वहाँ इंटरव्यू देने गई थी या उस कंपनी के मालिक की बायोग्राफी लेने? पलक ने खिसियाते हुए कहा, वो दरअसल आंटी जी वहाँ मेरी एक सहेली काम करती है, उसने मुझे ये सब बताया। औरत ने पूछा, वैसे जिसकी तुम अभी इतनी तारीफ कर रही थी कौन है वो? नाम क्या है उसका? पलक ने गर्दन को मटका कर कहा, है कोई रणवीर शेखावत, शेखावत इंडस्ट्रीज का मालिक। उसका नाम सुनकर औरत हैरान होकर बोली, अरे वो तो। पलक ने उनकी बात को काटते हुए कहा, मुझे तो उसके नाम से भी चिढ़ होती है। ऐसे घमंडी लोगों से तो मुझे नफरत है। भगवान ने थोड़ी दौलत क्या दे दी, इंसानियत से ही नाता टूट गया, जंगली कौवा कहीं का। औरत का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या क्या कहा तुमने? जंगली कौवा? पलक ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, हाँ वो रणवीर शेखावत जंगली कौवा ही तो है। अब आप ही बताइए मुझे, जो प्यार से नफरत करे, इंसानों से नफरत करे, उसे इंसान तो नहीं कहा जा सकता ना। वो तो किसी जंगल से आया हुआ जंगली जानवर ही तो होगा ना। और जो दूसरों की ना सुने, बस खुद ही काव काव करता रहे, उसे कौवा ही कहेंगे ना। तो हुआ ना वो जंगली कौवा। पलक की बात से वो औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। पलक की बातें और उसका खुश मिजाज स्वभाव उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी पलक को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही है।
सॉरी आंटी जी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई ना। मुझे सब कहते हैं कि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो बेवजह ही बोलती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्लीज़ आप बुरा मत मानना। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगी। तुम तो बड़ी प्यारी बातें करती हो और तुम्हारा ये अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो क्या नाम लिया था तुमने, जंगली कौवा? उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसका ऐसा नाम भी रख सकता है, जंगली कौवा। वो औरत नाम ले लेकर हंसे जा रही थी। उन्हें हंसते देखकर पलक भी हंस पड़ी। तभी पलक को किसी का फोन आया। फोन देखकर पलक एकदम से खड़ी होकर बोली, अच्छा आंटी जी, मैं अब चलती हूँ। औरत ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको तो, जरा, मेरा बेटा अभी आता ही होगा, वो डॉक्टर से मिलने गया है, तुम उससे मिलकर ही जाना। सॉरी आंटी जी, मुझे अभी जाना होगा, आपके बेटे से मैं बाद में मिल लूंगी। इतना कहकर पलक जल्दी जल्दी वहां से चली गई। वो औरत उसे आवाजें देती रही मगर पलक नहीं रुकी और चली गई। अजीब लड़की थी, इतनी सारी बातें कर गई मगर अपना नाम पता कुछ भी बताकर नहीं गई। औरत ने अचंभित होते हुए कहा। पलक फोन पर बात करते हुए तेज तेज कदमों से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तेजी से चलती हुई अचानक वो सीढ़ियों से ऊपर आते हुए एक शख्स से टकरा गई। टकराकर वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी कि उस शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरने से बचा लिया। गिरने के डर से पलक ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, यह महसूस करके उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक सुंदर, सजीला, ऊंची कद काठी वाला एक रौबदार व्यक्तित्व का मालिक, जो देखने में ही कोई खानदानी रईस लग रहा था। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व, रईसी का गुरूर उसकी आंखों में ही झलक रहा था। वो पलक को गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े खड़ा था। पलक उसे हैरानी से देखने लगी मगर उस शख्स की आंखें पलक को गुस्से से देख रही थी। फिर पलक का हाथ खींचकर उसने उसे सीधी खड़ी कर दिया और गुस्से में बोला, घर से निकलने से पहले अपनी आंखें घर में छोड़ आई थी क्या, जो सामने से आने वाला तुम्हें दिखाई नहीं दिया? पलक उसकी बात सुनकर घबरा गई और हकलाते हुए बोली, वो मैं जल्दी में थी। तो उस शख्स ने गुस्से में कहा, तुम जैसी लड़कियों के पास दिमाग नाम की कोई चीज तो होती नहीं है, मगर बातें बड़ी बड़ी करोगी और अंधाधुंध ऐसे भागती फिरती हो जैसे सारी दुनिया का काम तुम्हारे ही सर पर है और फिर लोगों से टकराती फिरती हो। पलक उसकी बात सुनकर बोली, देखिए, माना कि आपने मुझे गिरने से बचाया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? जमीन पर सीधे चल नहीं सकती और आसमान पर उड़ने के ख्वाब देखती हो? पलक ने भी गुस्से में कहा, आप होते कौन हैं मुझसे इस तरह से बात करने वाले? हैं कौन आप? आप जानते भी हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? लड़कियों से कैसे बात करते हैं? क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है? देखने में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं मगर बात करने की जरा से भी तमीज नहीं। मैं पहले लोगों की औकात देखता हूँ फिर उनसे बात करता हूँ, और तुम जैसी लड़कियों से तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ओए, बहुत हो गया, औकात की बात मत करना वरना पलक का दिमाग भी घूम जाएगा। ओ, तो दिमाग भी है तुम्हारे पास? पलक ने जवाब दिया, हाँ है, और अपनी जगह पर एकदम सेट है, आपकी तरह हिला हुआ नहीं है। पलक की बात सुनकर वो शख्स गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? हाँ, पागल ही तो हो, तभी तो बिना मतलब से भड़के हुए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पागल कहा? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे पागल कह सको? पलक उसको आंखें दिखाते हुए बोली, सिर्फ पागल ही नहीं, घमंडी, अकड़ू और अहंकारी भी हो। अपनी हद में रहो लड़की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सच कहा, आपसे बुरा तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? कोई फिल्म स्टार तो हो नहीं, फिर कौन है आप? कहीं के शहंशाह हो या फिर खुद को भगवान समझते हो? लगता है दौलत का नशा दिमाग में इतना चढ़ गया है कि खुद को खुदा समझ बैठे हो। मगर अपनी दौलत का ये रोब मुझे मत दिखाना, आपकी ये खुदाई मुझ पर नहीं चलेगी, समझे आप? शख्स गुस्से में बोला, बदतमीज, मैं तुम जैसी बदतमीज लड़कियों के मुंह लगना पसंद नहीं करता, हटो मेरे सामने से। पलक ने भी गुस्से में कहा, क्यों हटूं? ये जगह आपकी जागीर नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगी। बोलिए, क्या कर लेंगे आप? ये कहकर पलक उसके सामने दोनों हाथ कमर पर रखकर अड़कर खड़ी हो गई तो वो गुस्से से बोला, हाउ डिस्कस्टिंग, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था जो आज का दिन इतना बुरा जा रहा है। इतना कहकर वो गुस्से से पलक को देखता हुआ आगे बढ़ गया। अपना ही देखा होगा, पलक उसके पीछे से चिल्लाकर बोली। फिर बड़बड़ाते हुए वो भी सीढ़ियों से नीचे उतर गई।
पलक से टकराने वाला शख्स कोई और नहीं रणवीर शेखावत था, जिसकी कंपनी में पलक का इंटरव्यू था। शेखावत इंडस्ट्रीज का मालिक और उस महिला का इकलौता बेटा, जिसे पलक बेहोशी की हालत में सड़क से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आई थी। वो डॉक्टर से मिलकर अपनी मां की मेडिकल रिपोर्ट और डिस्चार्ज पेपर लेकर आ रहा था कि रास्ते में पलक से उलझ गया। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो अपनी मां के पास पहुंचा, मगर अपनी मां को देखकर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और शांत आवाज में मां को पुकारा, मॉम। वो औरत, जिसका नाम अरुणा देवी था, वो अपने बेटे, जिसे वो प्यार से वीर कहकर बुलाती थी, को देखकर एक ममता भरी मुस्कान मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए वीर। कितनी देर लगा दी तुमने आने में। अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो तुम उस लड़की से मिल लेते। रणवीर चिढ़ते हुए बोला, मॉम, अब इस हॉस्पिटल में आप मुझे किस लड़की से मिलवाना चाहती हैं? उसी लड़की से जो मुझे सड़क से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आई थी। वीर चौंकते हुए बोला, क्या वो लड़की आई है यहाँ? कहाँ है? मुझे उसके पैसे देने हैं। अरुणा देवी जी ने पूछा, पैसे? कैसे पैसे? आपकी दवाई के लिए उसने जो पैसे खर्च किए थे वो पैसे उसे देने होंगे ना, और आपकी इतनी मदद भी की। अरुणा देवी जी ने उदास होकर कहा, वो नहीं रुकी तो मैं क्या करती? रणवीर ने अफसोस करते हुए कहा, मॉम, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे दूंगा उसे उसके पैसे? ढूंढो उसे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? रणवीर ने अरुणा देवी जी की तरफ देखते हुए कहा, वेरी गुड। मैंने जिसे देखा नहीं, जिसका नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, उसे ढूंढूं, यह आपको आसान लगता है? क्यों, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? द ग्रेट रणवीर शेखावत के लिए कुछ भी मुश्किल है क्या? मॉम प्लीज, दिस इज नॉट जॉकिंग, ओके? अरुणा देवी जी ने जवाब दिया, हाँ तो मैं कब मजाक कर रही हूँ? मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ वीर, मुझे उससे मिलना है। तुम पता लगाओ उसका। कितनी प्यारी लड़की थी, और उसकी बातों ने तो मेरा मन ही मोह लिया, और उसकी मुस्कान तो। मॉम प्लीज, कोई नई बात नहीं है ये। हर लड़की के बारे में आप ऐसा ही कहती हैं। आपका बस चले तो किसी भी लड़की को पकड़कर आप अभी मेरी शादी करवा दें। अरुणा देवी जी ने चिढ़ते हुए कहा, और जैसे तू कर ही लेगा। बिल्कुल नहीं। अरुणा देवी जी ने रणवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ वीर, मैं आज जिस लड़की से मिली थी वो बहुत प्यारी लड़की थी। काश वीर, तेरे जीवन में भी कोई ऐसी ही प्यारी सी लड़की आ जाए जो तेरे जीवन में खुशियां भर दे। मॉम प्लीज, अब आप मेरी शादी की ड्रीम मत देखिए, बस उसका इनाम उसे मिलना चाहिए। आई एम श्योर वो पैसे लेने ही आई होगी। अरुणा देवी जी ने कहा, मगर उसने पैसों की तो कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे मिलकर उसे उसके पैसे दे दूंगा। कहाँ है वो? मैं सच कह रही हूँ वीर, वो तो चली गई। रणवीर ने चौंकते हुए कहा, चली गई बिना पैसे लिए? आपने रोका नहीं उसे? मैं तो सोच रहा था आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वो जल्दी में थी शायद, मैंने रोकने की कोशिश तो की थी, मगर वो रुकी नहीं। ओके डोंट वरी, मैं देख लूंगा। आपने उसका एड्रेस तो ले लिया होगा। अरुणा देवी जी ने उदास मन से कहा, वो तो मैं भूल गई। व्हाट? मॉम, आप इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हैं? वो लड़की आपसे मिलने आई, आपसे बातें की, और आपने उसका नाम पता तक नहीं पूछा। मॉम, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आप भूल कैसे गई? अरुणा देवी जी ने रणवीर को गुस्से में देखकर कहा, आप भूल गई तो भूल गई, मैं बीमार हूँ, नहीं रहा दिमाग में। रणवीर ने अब चिढ़ते हुए कहा, मॉम, अपनी लापरवाही को बीमारी का नाम मत दीजिए। तुम्हारी भी गलती है, तुम अगर जल्दी आ जाते तो तुम खुद उससे पूछ लेते। मॉम, अगर मैं होता तो मैं उससे कुछ पूछता क्यों? मैं उसे उसके पैसे देता और बात खत्म। मम्मी, आपने क्या किया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? और अब सीक्वेंस में मत चली जाएगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ वीर, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, बस तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, समझे? मॉम, क्या आपको ये इतना आसान लग रहा है? तो मुश्किल है तो क्या नहीं करेगा? मॉम, मैं पहले ही परेशान हूँ और आप मुझे परेशान कर रही हैं। अरुणा देवी जी ने रणवीर को देखते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो? उसी लड़की की वजह से। अजीब लड़की थी वो, आपको यहाँ लेकर आई, आपके इलाज के लिए डॉक्टर से झगड़ा तक किया, जबकि वो आपको जानती तक नहीं थी, और अपने पैसों से आपकी दवाई लेकर आई। यहाँ हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, मगर वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। रणवीर शेखावत ने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं लिया, और वो लड़की पता नहीं कहाँ से आई और मुझ पर इतना बड़ा एहसान करके चली गई। अब बिना उसके बारे में कुछ जाने मैं उसे कैसे ढूंढूं, कैसे उसके पैसे लुटाऊं? अरुणा देवी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फरिश्तों का कोई नाम पता थोड़े ही ना होता है, वो तो बस ऐसे ही आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। जी, आपका फरिश्ता आया और आकर भी चला गया, अब हम भी चलें? हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिल गई है? अरुणा देवी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन वीर, अगर वो लड़की दोबारा यहाँ आई तो? मॉम, उस लड़की के इंतजार में हम जिंदगी भर तो यहाँ नहीं रुक सकते हैं ना।
रणवीर की बात से अरुणा देवी जी उदास हो गई। उन्हें उदास देखकर रणवीर उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, मैंने यहाँ अपना एड्रेस छोड़ दिया है और कह दिया है कि जब भी वो लड़की यहाँ आए तो उसे हमारे घर भेज दें। ठीक है, आप खुश? तो चले। अरुणा देवी जी रणवीर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पलक की कॉलोनी में ही एक अरुण नाम का लड़का था। वो अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था। अरुण अपनी पढ़ाई का खर्च और अपने गुजारे के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। पलक के साथ अरुण भी नौकरी की तलाश कर रहा था। पलक और अरुण दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अरुण के लिए पलक उसकी सब कुछ थी, तो पलक के लिए अरुण उसकी जिंदगी था। दोनों शादी करके एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देख रहे थे। वो सोने की चेन जो पलक दवाई के बदले में उस केमिस्ट को दे आई थी, वो चेन अरुण ने उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे के रूप में दी थी। जब पलक ने अरुण को वो सब बताया तो अरुण पलक पर भड़क गया। पलक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपनी सोने की चेन निकाल कर दे दी। पता भी है तुम्हें कितनी महंगी थी वो? तुम्हें क्या करती? मेरे पास पैसे नहीं थे, वो बिना पैसों की दवाई नहीं दे रहा था और उस वक्त दवाई बहुत जरूरी थी। तुम्हें क्या करती? मुझे कुछ सूझा नहीं तो? अरुण ने गुस्से में कहा। तो तुमने अपनी सोने की चेन दे दी है ना? पलक ने मुंह लटकाकर जवाब दिया। हाँ। क्या हाँ? अरुण गुस्से से चिल्ला पड़ा। तुम्हें मालूम है वो चैन किस तरह एक एक पैसा जोड़कर मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बनवाई थी और तुमने कितनी आसानी से ऐसे ही किसी को दे दी? पलक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी दी हुई गिफ्ट की इतनी ही कीमत थी? नहीं, ऐसा नहीं है अरुण। मैं पलक ने कुछ कहना चाहा मगर अरुण उसकी बात सुने बिना ही बाहर चला गया। अरुण के नाराज होने से पलक का चेहरा उतर गया। वो उदास सी आवाज में अपनी माँ से बोली, माँ, आज कुछ ज्यादा हो गया ना? इस बार मैंने अरुण का दिल कुछ ज्यादा ही दुखा दिया। लगता है इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पलक की माँ वसुधा देवी जी, जो अभी तक उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो पलक का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाकर प्यार से बोली, नहीं, उसे गलती मत कहो। जो तुमने किया वो उस वक्त की मांग थी। अगर तुम उस समय वो दवाई ना लेती तो उस औरत की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। तुमने किसी की जान बचाई है तो ये गलती कैसे हुई? तो फिर माँ, अरुण इतना क्यों नाराज है? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है और तेरी फिक्र करता है। तू चिंता मत कर, जब वो इस पूरे पहलू के बारे में सोचेगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पलक ने ऊपर देखकर कहा। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? वसुधा देवी जी ने कहा। मना जाकर उसे, और क्या करेगी तू? पलक भी अरुण के पीछे बाहर चली गई। अरुण बाहर बरामदे में रखी एक कुर्सी पर बैठा था। पलक चुपचाप जाकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। अरुण ने उसे देखा तो पलक ने बड़ी मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी कहा तो अरुण ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया। बहुत नाराज हो, माफ नहीं करोगे? आई एम सॉरी अरुण, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। अरुण ने पलक को देखा। उसका मासूम सा चेहरा देखकर अरुण का सारा गुस्सा शांत हो गया और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ पलक, मुझे चैन का भी दुख नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी हजारों चैन तुम पर वार कर फेंक दूँ। तो फिर तुम ऐसे गुस्सा होकर बाहर क्यों आ गए? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस परोपकारी आदत पर गुस्सा आता है। जब किसी की मदद करने पर आती हो तो सब कुछ भूल जाती हो। पलक, दूसरों की मदद करो ये अच्छी बात है, मगर खुद का नुकसान करके नहीं। पलक, मुझे फिक्र है तुम्हारी, बहुत भोली हो तुम, मगर ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो। ये दुनिया भोले भाले लोगों का फायदा उठाती है। मैं डरता हूँ पलक, कहीं तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा अरुण, सब ठीक ही होगा। ये दुनिया लाख बुरी सही, फिर भी हमें तो अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए ना। और अरुण, ये दुनिया अभी इतनी भी बुरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं आज भी अच्छाई अभी बाकी है। और फिर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर किस बात का? और अगर मैं ना रहूं तो? अरुण, पलक चीख पड़ी। अगर तुम ऐसी बातें करोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। पलक गुस्से से उठकर जाने लगी तो अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। ओके, आई एम सॉरी, फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा, मजाक में भी नहीं। पलक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, प्रॉमिस? तो अरुण ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ बाबा, पक्का वाला प्रॉमिस। पलक मुस्कुराकर अरुण के गले लग गई। 2 दिन बाद अरुण पलक को पैसे देकर बोला, ये लो पलक, ये पैसे लो और जाकर उस केमिस्ट वाले को देकर अपनी चेन वापस ले आओ। मगर अरुण, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? वो दरअसल मेरे पास ट्यूशन के नए बच्चे आए हैं, ये पैसे उन्हीं का एडवांस है। अब जाओ और जाकर अपनी चेन ले आओ। पलक ने अरुण का हाथ पीछे करते हुए कहा। नहीं अरुण,
ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारी मेहनत की कमाई, मैं इन्हें नहीं ले सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वो चैन वापस ले आऊंगी। अरुण ने नाराज होते हुए कहा, हम दोनों में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? पलक, ये पैसे जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है और तुम्हारी परेशानी दूर करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा हक भी है। अब अगर तुम्हारा मेलो ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये पैसे लो और अपनी चैन वापस लेकर आओ। पलक ने कहा, मगर अरुण, वो गलती तो मेरी थी, फिर तुम क्यों? अरुण पलक के हाथ में पैसे देते हुए बोला, प्लीज पलक, उसे गलती मत कहो, वो गलती नहीं, तुम्हारी अच्छाई थी। मैं तो बस तुम्हारी उस अच्छाई का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो फिर उस वक्त इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे थे? खामखा मुझे इतना परेशान कर दिया। अरुण ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता? मैं पलक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तुम ही तो हो जिसके गुस्से पर भी मुझे प्यार आता है। अरुण पलक को देखकर प्यार से मुस्कुरा दिया। पलक पैसे लेकर उस केमिस्ट की दुकान पर गई, मगर वहां से उसे पता चला कि वो सेल्समैन छुट्टी लेकर अपने गांव गया है, पता नहीं कब आएगा। उदास मन से पलक वापस लौट गई और आकर अरुण के गले से लगकर रो पड़ी। तो अरुण ने प्यार से उसे दिलासा दिया, अब रो मत पलक, जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या फायदा, भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें दूसरी वैसी ही एक चेन और बनवा दूंगा। पलक ने रोते हुए कहा, बात चेन की नहीं है, तुमने कितने प्यार से मुझे वो चेन गिफ्ट की थी और वो सेल्समैन मेरी चेन लेकर कैसे जा सकता है? मैंने उस पर भरोसा किया था। अब अनजान लोगों पर भरोसा करोगी तो ऐसे ही अंजाम भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, सच कहा तुमने, सचमुच मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। अरुण ने उसे चुप करते हुए कहा, हाँ वो तो है। हैं? पलक ने हैरान नजरों से अरुण को देखा तो अरुण अपनी कही बात पर थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर प्यार से मुस्कुराकर बोला, हाँ बस थोड़ी सी, मगर बड़ी क्यूट लगती हो। अरुण की इस प्यार भरी तारीफ से पलक के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल गई। एक दिन पलक को इंटरव्यू के लिए जाना था, वो घर से ही लेट हो गई थी। जिस बस में पलक को जाना था वो बस आकर बस स्टॉप पर खड़ी थी। पलक बस से दूर थी, वो बस पकड़ने के लिए तेज से दौड़ती हुई बस की तरफ जा रही थी कि दौड़ते हुए अचानक किसी से टकरा गई। पलक से टकराने वाला कोई और नहीं रणवीर था, जो अपनी गाड़ी से निकलकर कहीं जाने के लिए आगे बढ़ रहा था कि पलक अचानक ही उससे टकरा गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पलक को देखकर रणवीर का पारा हाई हो गया और वह गुस्से में बोला, तुम? पलक का सारा ध्यान बस पकड़ने पर था तो वो रणवीर को अनदेखा करके भागने लगी, मगर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से आंखें निकालकर बोला, तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी गलती के लिए सॉरी बोल दो? प्लीज मुझे जाने तो, मेरी बस निकल जाएगी। पलक ने रणवीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हरगिज नहीं, जब तक तुम अपनी गलती की माफी नहीं पाओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़िए मेरे हाथ, मेरी बस चली जाएगी। रणवीर ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सॉरी बोलो पहले। रणवीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बस चली गई। पलक ने बड़े गुस्से से रणवीर को देखा और बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? आपकी वजह से मेरी बस निकल गई। इस बस में मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। रणवीर ने जाती हुई बस को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी बस निकल गई। वो लोग तुमसे बच गए जहां तुम नौकरी के लिए जाने वाली थी। पलक ने गुस्से में कहा, एक बात बताइए मुझे, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? पहले आप खुद मुझसे टकराते हैं और फिर खुद ही आंखें दिखाते हैं। और रणवीर ने आंखें बड़ी करके कहा, मैं तुमसे टकराता हूँ? या तुम देखकर नहीं चलती हो? रास्ते पर चलते हुए आंखों का इस्तेमाल करना भूल जाती हो क्या? जी नहीं, मैं तो देख कर ही चलती हूँ, मगर आपकी आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको हम जैसे रास्ते पर चलने वाले लोग दिखाई नहीं देते। और तुम जैसी लड़कियां जानबूझकर मुझ जैसे अमीर लड़कों से टकराती हो ताकि टकराने के बहाने उनसे दोस्ती कर सको और ने अपनी खूबसूरती और अदाओं से रिझाकर अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा सको और फिर उन्हें बर्बाद कर सको। मगर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं, समझे तुम? पलक ने रणवीर को आंखें दिखाते हुए कहा, ओए, दिमाग तो ठीक है ना आपका? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिना किसी को जाने पहचाने आप किसी के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? पता नहीं आपकी ये कड़वी जुबान आपके घर वाले बर्दाश्त कैसे करते होंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में बात करने की? पलक ने भी अकड़ कर जवाब दिया, क्यों? अगर आप मेरे कैरेक्टर के बारे में इतनी घटिया बात बोल सकते हैं तो मैं आपके घर वालों के बारे में क्यों नहीं बोल सकती? डरती नहीं हूं मैं किसी से। होंगे आप शहंशाह कहीं के, मगर मेरी नजर में आप कुछ भी नहीं है, समझे आप? रणवीर ने गुस्से में कहा, तुम अपनी औकात भूल रही हो। अभी आपने मेरी औकात देखी ही कहाँ है?
अभी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि आप मुझे छेड़ रहे हैं, तो मैं नहीं, लोगों की भीड़ आपको बताएगी कि मेरी औकात क्या है। आखिर आ ही गई ना अपनी औकात पर, दिखा दी ना अपनी जात। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो अमीर लड़कों से पैसे निकलवाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाती हैं। पलक ने रणवीर को घूरते हुए कहा, पैसे का इतना घमंड अच्छा नहीं होता कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। ऐसी घटिया सोच रखने वाले इंसान की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। और रणवीर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तो ठीक है, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना। पलक ने भी रणवीर को पलट कर जवाब दिया, मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, तो आप भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ कदम आगे जाकर पलक रुक गई, फिर कुछ सोचकर पीछे पलटी और वापस आकर रणवीर की गाड़ी के पास खड़ी होकर सोचने लगी कि इसकी वजह से मैं अपनी बस नहीं पकड़ पाई। ऐसा मजा चुकाऊंगी इसे कि जिंदगी भर फिर कभी पलक से पंगा नहीं लेगा, जंगली कौवा कहेगा। फिर पलक ने अपने पर्स से एक सेफ्टी पिन निकाली और रणवीर की गाड़ी के चारों टायर में चुभाकर टायर की हवा निकाल दी। फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर रणवीर को पुकारा, ओए। आवाज सुनकर रणवीर ने पीछे पलट कर देखा तो पलक ने सेफ्टी पिन दिखाते हुए गाड़ी के टायर की तरफ इशारा कर दिया। गाड़ी के टायर की हवा निकली हुई थी। रणवीर गुस्से से पलक की तरफ बढ़ने लगा तो पलक तेजी से रणवीर को अंगूठा दिखाती हुई उसे मुंह छुड़ाकर वहां से भाग गई। रणवीर गुस्से से उसे भागते हुए देखता रह गया। अरुण का सपना पूरा हुआ, उसे एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट की जॉब मिल गई। अरुण ने खुशी से झूमते हुए सबसे पहले ये खबर पलक को दी। ये खबर सुनकर पलक की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरुण खुश था कि अब वो पलक के सारे सपने पूरे कर सकता है। अब वो पलक से शादी करके उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। अब बहुत जल्द पलक और अरुण हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर कभी अलग ना होने के लिए। पलक और अरुण अपनी आने वाली सुनहरी जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे। पलक की माँ उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा कर शादी की तैयारियों में लग गई। अरुण के दोस्त उन दोनों की शादी और अरुण को नौकरी मिलने की खुशी में अरुण से पार्टी देने की जिद करने लगे। अरुण ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पलक से इजाजत मांगी तो पलक ने भी पार्टी में साथ चलने की फरमाइश कर दी, पर अरुण ने मना कर दिया। पलक उसके मना करने पर उससे नाराज हो गई तो अरुण ने उसे प्यार से समझाया, पलक, पार्टी सिर्फ लड़कों की है, इसमें कोई लड़की नहीं होगी। इस पार्टी में पीना पिलाना होगा, मतलब तुम शराब पियोगे। अरुण ने पलक का हाथ पकड़कर कहा, बस आज के लिए पलक, मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज की रात में अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपने आने वाली जिंदगी की खुशियाँ मनाना चाहता हूँ, मगर तुम्हें नाराज करके नहीं। बस आज के लिए इजाजत दे दो प्लीज। आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, वादा। पलक ने हाथ बढ़ाकर कहा, पक्का वादा। अरुण ने भी उसके हाथ पर हाथ रख दिया। पलक ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोबारा कभी ना पीने का वादा करते हो तो ठीक है, मगर सिर्फ आज के लिए, और ज्यादा मत पीना, नशे में तुम खुद को संभाल नहीं पाते हो। अरुण ने खुश होकर पलक का माथा चूम लिया। जिस रात अरुण को दोस्त के साथ पार्टी में जाना था, उसी रात पलक को भी अपनी एक सहेली के भाई की शादी में जाना था, तो वो भी शादी में जाने के लिए तैयारी करने लगी। उधर रणवीर भी उसी शादी के लिए आमंत्रित था जिसकी शादी थी। उसके पिता जय के पिता के ड्राइवर थे और वो उन पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने अरुणा देवी जी को निमंत्रण देते हुए खास ताकीद की थी कि वो शादी में जरूर आए। अरुणा देवी जी अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से खुद तो नहीं जा सकती थी, मगर उन्होंने रणवीर को शादी में भेजने का वादा किया था। रणवीर जाना नहीं चाहता था, मगर माँ का किया वादा निभाने के लिए उसे शादी में जाना पड़ा। शादी में पलक की और भी सहेलियां थी। पलक उनके साथ काफी खुश थी। सब सहेलियां मिलकर नाच गा रही थी, मस्ती कर रही थी। अचानक पलक ने मैरिज हॉल के दरवाजे पर अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए रणवीर को देखा। रणवीर को देखकर पलक थोड़ी घबरा गई कि पता नहीं रणवीर अपनी गाड़ी के चारों टायर की हवा निकालने का उसे क्या पता लगा। उसे पता था कि रणवीर का गुस्सेल मिजाज इस बात को इतनी आसानी से बोलेगा तो नहीं। अगर इस शादी के माहौल में उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी तो शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। रणवीर से बचने के लिए अब वो क्या करे? शादी को बीच में छोड़कर तो वो जा नहीं सकती। उसकी सहेली को शादी को छोड़कर जाने की वजह बतानी पड़ेगी। पलक सोच रही थी कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि वो रणवीर के सामने ही नहीं आएगी, न वो उसके सामने आएगी और न ही वो उससे उलझेगा। रणवीर की नजर से बचने के लिए पलक उसके सामने आने से खुद को बचाने लगी, मगर रणवीर ने उसे देख लिया और पलक का उसके सामने आने से बचना और उससे छुपना, रणवीर उसकी सारी हरकतें देख रहा था
और हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रणवीर उससे उसकी हरकतों की वजह जानना चाहता था, तो वो खुद उसके पास जाने लगा। रणवीर को अपनी तरफ आधा देखकर पलक वहां से भागकर छुप गई, मगर उसे छुपते हुए रणवीर ने देख लिया और उसके पास जाकर जहां वो छुपी थी वहां से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाल लिया और बोला, बिल्ली की तरह रास्ता काटने तुम यहाँ भी आ गई। हाँ, मैंने कब आपका रास्ता काटा? आप ही तो खुद यहाँ मेरे पास आए हैं। रणवीर ने गुस्से में कहा, हाँ मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें सबक जो सिखाना है। रणवीर के तेवर देखकर पलक ने उससे बचकर भागने की कोशिश की, तो रणवीर ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, आज नहीं भाग सकती तुम। पलक ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, छोड़ो मेरा हाथ, देखो मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं तुम्हारे शोर मचाने से होता क्या है। पलक ने घूर कर रणवीर को देखा तो रणवीर ने गुस्से से पलक का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। पलक दर्द से कराह उठी और बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रणवीर ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, दर्द हो रहा है? होने दो, तुम्हें दर्द होगा तभी तो दूसरों के दर्द का एहसास होगा तुम्हें। प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी गाड़ी की हवा निकालते वक्त ये दर्द नहीं हुआ था? तब तो बहुत मजा आ रहा था। वो उस दिन आपकी वजह से मेरी बस छूट गई थी, तो मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में सारे टायर की हवा निकाल दी। गुस्सा आ गया था? अब मैं गुस्से में तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये सोच भी नहीं सकती तुम। पलक ने उसकी तरफ मुंह बनाकर कहा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना, आपने इतनी जोर से पकड़ा है, अगर मेरे हाथ की हड्डी टूट गई तो? टूटे हाथ वाली लड़की से कौन शादी करेगा? इतनी भी नाजुक नहीं हो तुम। मैं नहीं, मगर मेरी कलाई बहुत नाजुक है, प्लीज छोड़ दीजिए ना। क्या आपको अच्छा लगेगा एक प्यारी सी भोली सी नाजुक सी लड़की की कलाई तोड़ते हुए? पलक मासूम सा मुंह बनाकर बोली और रणवीर उसकी तरफ आंखें बड़ी करके बोला, भोली और नाजुक वो भी तुम? देखिए, आप इतने भी बुरे इंसान नहीं लगते, फिर कैसे आप एक बेचारी अबला के साथ ऐसा कर सकते हैं? अबला? बेचारी? उस दिन तो बड़ी शेरनी बन रही थी, प्लीज छोड़िए ना। रणवीर ने गुस्से में कहा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपनी बदतमीजियों की माफी नहीं मांग लेती। पलक ने आंखें फेर कर कहा, माफी किस बात की? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए। अच्छा, तो फिर छुड़ा लो अपना हाथ, अगर खुद छुड़ा सकती हो तो। रणवीर ने उसका हाथ और भी जोर से मरोड़ दिया। पलक की दर्द के मारे चीख निकल गई। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। रणवीर जोर से डांट कर बोला। पलक ने जल्दी से कहा, अच्छा सॉरी, अब छोड़िए। ऐसे नहीं, ठीक से बोलो, कान पकड़कर। कान कैसे पकड़ूं? हाथ तो आपने पकड़ा हुआ है। दूसरा हाथ है ना, उससे पकड़ो। पलक अपने दूसरे हाथ से कान पकड़कर बोली, सॉरी सॉरी, 100 बार सॉरी। अब खुश? रणवीर के चेहरे पर एक टेढ़ी विजय मुस्कान आ गई। अब कहो, आगे से तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगी, ये तो आपको भी मुझसे कहना चाहिए। तुम्हें हाथ छुड़ाना है या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बदतमीजी नहीं करूंगी, अब तो छोड़िए। रणवीर ने पलक को आंख दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए एक सबक था, याद रखना इसे। अब दोबारा अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? ये कहकर रणवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। पलक ने दर्द के मारे आंखों से छलके आंसुओं को अपने दुपट्टे से साफ करके अपना हाथ देखा। उसकी कलाई पर निशान पड़ चुका था। पलक दूसरे हाथ से अपने कलाई को मलने लगी। पलक की आंखों से छलके आंसू और कलाई पर पड़ा निशान देखकर रणवीर को भी बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। रणवीर ने उसके हाथ का निशान देखते हुए कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? इससे क्या? आपकी तो जिद पूरी हो गई ना, मुझसे सॉरी बुलवा लिया आपने, अब दर्द हो या ना हो, इससे आपको क्या? कहकर पलक गुस्से से मुंह फेर कर वहां से चली गई। रणवीर मन ही मन अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था। फिर रणवीर ने शादीशुदा जोड़ी को मुबारकबाद दी और अरुणा देवी का भेजा हुआ तोहफा देकर जाने की इजाजत मांगी, तो लड़के के पिता ने उसे खाना खाकर जाने का अनुरोध किया, मगर रणवीर ने बड़े सलीके से खाना खाने से मना कर दिया, तो उन्होंने कुछ पीकर जाने की जिद की, तो रणवीर जूस पीने के लिए मान गया। न जाने क्यों रणवीर की नज़र चारों तरफ पलक को ढूंढ रही थी। शायद पलक के साथ की ज्यादती की वजह से वो अभी भी खुद से शर्मिंदा था। पलक ने रणवीर के जूस पीने की बात सुन ली थी। वो जल्दी से जूस काउंटर पर गई और खुद ताज़ा जूस बनाकर जूस का गिलास ट्रे पर रखकर ट्रे लेकर उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, अंकल जी, आपने आपके मेहमान के लिए जूस मंगवाया था? अरे बेटी, तुम बनाकर लाई हो? पलक मुस्कुराकर बोली, जी अंकल जी, आपके खास मेहमान के लिए खास जूस। रणवीर ने पलक के उस हाथ को देखा जहां निशान पड़ा हुआ था।
पलक ने उस निशान को अपने दुपट्टे से इस अंदाज से ढका हुआ था कि देखने वालों को उसका दुपट्टा पहनने का स्टाइल लगे। ये देखकर रणवीर धीरे से मुस्कुरा दिया। दूल्हे के पिता ने ट्रे में से जूस का गिलास उठाकर रणवीर को दे दिया। रणवीर ने पहले पलक को देखा। पलक के होठों पर एक शरारती सी मुस्कान थी। फिर जूस के गिलास को देखा। उसे जूस में कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर वो चुप रहा और जूस का गिलास पकड़ लिया। पलक ने हाथ में ली हुई ट्रे को दोनों हाथों में पकड़कर इतराते हुए कहा, पीछे ना सर, जूस। रणवीर ने जूस का एक घूंट पिया तो उसका मुंह कड़वा हो गया। पलक ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा जूस? रणवीर ने अपने साथ खड़े दूल्हे के पिता को देखा। पलक की इस हरकत में उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो पलक की इस हरकत के बारे में बताकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तो रणवीर ने पलक के सवाल का मुस्कुराकर जवाब दिया, जी नहीं, कोई कमी नहीं, अच्छा बना है। तभी दूल्हे के पिता को किसी ने आवाज दी तो वो रणवीर से इजाजत लेकर और पलक को रणवीर की देखभाल के लिए छोड़कर वहां से चले गए। उनके जाते ही रणवीर ने जूस का गिलास ट्रे में वापस रख दिया और गुस्से से बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? पलक ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, अब मैंने क्या किया? कितने प्यार से मैं आपके लिए जूस बनाकर लाई हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा? रणवीर ने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम जूस में इतना नमक पीती हो? पलक ने अफसोस से कहा, ओह, जूस में नमक ज्यादा हो गया। वो क्या है ना, मैंने आज तक पहली बार जूस बनाया है। अब हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने घर में जूस बनाकर पी सके? रणवीर ने पलक को घूर कर कहा, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुमने ये जानबूझकर किया है। यू नो वॉट, इसलिए मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। तो आपसे भी कोई लड़की प्यार नहीं करती होगी? एक्सक्यूज मी, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। कोई पागल ही होगी जो आप जैसे रुके और खड़ूस इंसान से प्यार करेगी। और वो लड़कियां जो आपके आगे पीछे घूमती हैं वो आपके नहीं, आपकी बेशुमार दौलत के आगे पीछे घूमती हैं। ऐसी लड़कियों को आपसे नहीं, सिर्फ आपकी दौलत से प्यार होगा। कहकर पलक वहां से चली गई। रणवीर के पास पलक की बात का कोई जवाब नहीं था। अनजाने में ही पलक उसकी जिंदगी की सच्चाई कह गई थी। अरुण को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए काफी लेट हो गया था। सभी दोस्तों ने मिलकर शराब पीते हुए कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा की और आने वाली जिंदगी के प्लान्स भी एक दूसरे के साथ शेयर किए। अरुण बहुत खुश था। वो पलक के साथ अपने आने वाली सुनहरी जिंदगी के सपने देख रहा था। वो इतना खुश था कि खुशी खुशी में उसने बाकी सब दोस्तों से ज्यादा शराब पी ली थी। उसे काफी नशा हो गया था। अरुण को इतना नशा हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बहुत रात होने पर उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए। उसका एक दोस्त ऋषभ, जो अरुण का खास दोस्त था, उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, इसलिए उसे ज्यादा नशा नहीं था। ऋषभ ने अरुण को संभाल कर घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी ली। इतनी रात को उन्हें कोई टैक्सी या ऑटो कुछ नहीं मिला तो ऋषभ अरुण को संभालते हुए पैदल ही अरुण के घर की तरफ चल पड़ा। अरुण का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्हें चलकर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इधर रणवीर को शादी से निकलने के बाद एक बिजनेस पार्टी में जाना था तो वो वहां से निकलकर पार्टी में चला गया। पार्टी में उसे भी काफी देर हो गई। अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ वक्त का उसे पता ही नहीं चला। पार्टी में उसे शराब पीने के लिए उन्होंने काफी जोर दिया, मगर उसने शराब नहीं पी। उसने सबसे कहा, आई एम सॉरी, मगर आज मेरे साथ ड्राइवर नहीं है और ये मेरा उसूल है। मैं जब गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं करता। सॉरी, आज पीने में आप लोगों का मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करता। ओके मिस्टर रणवीर शेखावत, हम भी आपको मजबूर नहीं करेंगे। इधर ऋषभ और अरुण घर की तरफ चले जा रहे थे। काफी रात बीत चुकी थी। सड़क सुनसान थी। ऋषभ को बार बार लड़खड़ाते अरुण को संभालना पड़ रहा था। अरुण अभी भी पलक के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्यालों में खोया हुआ था। ऋषभ, मैं पलक से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। मेरी हर सांस, मेरे दिल की हर धड़कन बस एक ही बात कहती है। तभी अचानक ऋषभ को अपने घर से फोन आ गया तो वो फोन पर बात करने लगा। सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो कुछ पल के लिए ऋषभ का ध्यान अरुण से हटकर फोन पर बात करने में लग गया और अरुण नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सड़क के बीच चला गया। नशे में वो बार बार बस यही बात दोहरा रहा था, आई लव यू पलक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी अपने रास्ते से गुजर ही रही थी कि तभी अचानक लड़खड़ाता हुआ अरुण गाड़ी के सामने आ गया। अरुण के अचानक सामने आ जाने से गाड़ी चालक थोड़ा घबरा गया। इससे पहले कि वो ब्रेक लगा पाता, अरुण उसकी गाड़ी से टकरा गया।
ऋषभ ने जब अरुण को सड़क के बीच देखा और सामने से गाड़ी आते देखी तो वे अरुण को पकड़ने के लिए अरुण की तरफ दौड़ा, मगर ऋषभ के उस तक पहुंचने से पहले ही अरुण गाड़ी से टकराकर उछलकर दूर जा गिरा। एक भयानक दुर्घटना का नजारा देखकर ऋषभ एक पल के लिए जैसे पत्थर हो गया। फिर वो दौड़कर अरुण के पास पहुंचा। लहूलुहान अरुण को सड़क पर औंधे मुंह पड़ा देखकर हैरान नजर से उसे देखता रह गया। ऋषभ ने अरुण को उठाकर सीधा किया और चीख कर बोला, अरुण अरुण ये क्या हो गया? अरुण ने आंखें खोलकर ऋषभ को देखा, फिर उसने अपनी उखड़ती सांसों के साथ कुछ कहने की कोशिश की। ऋषभ ऋषभ पलक पलक से कहना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते कहते अरुण की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। अरुण! ऋषभ जोर से चीखा। ऋषभ की चीख सुनकर वो गाड़ी चालक, जो कोई और नहीं वो रणवीर शेखावत था, जो अपनी बिजनेस पार्टी से घर वापस जा रहा था, वो अचानक अरुण के अपनी गाड़ी के सामने आ जाने से घबरा गया और उसने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मगर तब तक गाड़ी अपना संतुलन खोकर अरुण से जा टकराई और अरुण को टक्कर मारकर गाड़ी आगे निकल गई। किसी तरह ब्रेक लगाकर जय ने गाड़ी रोकी और दौड़कर अरुण के पास आया। अरुण को जिंदा देखकर उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया, मगर फिर ऋषभ की चीख सुनकर दौड़कर उनके पास आया और अरुण का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखी। अरुण मर चुका था। रणवीर के तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ऋषभ ने उम्मीद भरी आंखों से रणवीर को देखा तो रणवीर ने बड़ी मायूसी से नाम में सिर हिला दिया। ऋषभ अरुण के बेजान शरीर से लिपट कर रो पड़ा। ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? कुछ ही दिनों में इसकी शादी होने वाली थी। क्या जवाब दूंगा मैं इसकी मंगेतर को? वो इसका इंतजार कर रही होगी। देखते ही देखते एक ही पल में एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। पलक की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई थी। रणवीर ने खुद पुलिस को एक्सीडेंट की खबर दी। पुलिस कार्रवाई के बाद अरुण का निर्जीव शरीर घर लाया गया। खून से लथपथ अरुण का बेजान शरीर देखकर पलक बेहोश हो गई और 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश रही। थोड़ी देर के लिए होश में आती तो अरुण का खून से सना बेजान शरीर को याद करके फिर बेहोश हो जाती। केस की छानबीन हुई, सारी जांच पड़ताल हुई। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और ऋषभ के आंखों देखे बयान से ये साबित हो गया कि इस एक्सीडेंट में रणवीर की कोई गलती नहीं थी। ये एक हादसा था जो अरुण के नशे में होने की वजह से हो गया। रणवीर निर्दोष साबित हुआ। उस एक्सीडेंट का रणवीर के दिल को भी बहुत धक्का लगा था। उसकी आंखों में बार बार वो दृश्य घूम रहा था जब अरुण उसकी गाड़ी से टकराया था। रणवीर 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। भले ही गलती उसकी नहीं थी, मगर उसकी गाड़ी से टकराकर किसी की जान गई थी। ये बात उसके दिल दिमाग को कचोट रही थी। ये 2 दिन रणवीर न ऑफिस गया, न किसी से मिला और ना ठीक से कुछ खाया पिया। पलक अभी तक अपने होश में नहीं थी। अरुण की ऐसे में मौत से वो अपने सुध बुध भूल गई थी। पलक की मां, अरुण के दोस्त और मोहल्ले वालों ने मिलकर अरुण का अंतिम संस्कार किया और उससे जुड़ी हर विधि पूरी की। रणवीर का मैनेजर विकास, जो कि रणवीर का दोस्त भी था, रणवीर की तरफ से अरुण की मौत का अफसोस जाहिर करने अरुण की मंगेतर पलक से मिलने आया, मगर पलक की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो पलक की मां से ही मिल पाया। विकास ने अपना परिचय दिया, फिर रणवीर के बारे में बताकर अपनी और रणवीर की तरफ से अरुण की मौत का अफसोस जाहिर किया और कहा कि अरुण के परिवार को अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो रणवीर उनकी हर तरह की मदद करने को तैयार है। विकास की बात सुनकर पलक की मां ने कहा, क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी? मेरी बेटी ने जिसे खोया है उसे तो नहीं लौटा सकते ना? विकास ने दुखी आवाज में कहा, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। रणवीर सर को भी इसका बहुत अफसोस है, मगर वो एक हादसा था और हादसा किसी के बस में नहीं होता, वो तो अचानक ही हो जाता है। मगर उस हादसे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी की सारी खुशियां तबाह हो गई। अपनी सुध-बुध बुला बेटी है वो, उसकी खामोश नजरें हर तरफ अरुण को ही ढूंढ रही हैं, जो अब कभी नहीं आएगा। पता नहीं मैं अपनी बेटी को फिर कभी हंसते मुस्कुराते देख भी पाऊंगी या नहीं। ये कहकर पलक की माँ वसुधा देवी जी की आंखों में आंसू भर आए। फिर अपने आंसू साफ करके वे बोली, अगर आप लोग हमारी किसी तरह की कोई मदद करना ही चाहते हैं तो इतनी मदद कीजिए कि आज के बाद फिर दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कभी ये पता चले कि अरुण की मौत जिसकी गाड़ी से टकराकर हुई वो गाड़ी किसकी थी। मगर माँ जी, ये साबित हो चुका है कि इस एक्सीडेंट में रणवीर सर की कोई गलती नहीं थी। वो तो
वसुधा देवी जी बोली, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लोग समझ सकते हैं, पुलिस समझ सकती है, मगर वो नहीं समझ सकती जिसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। बहुत प्यार करती थी वो अरुण से, कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी उसकी। इस वक्त मुझे अगर किसी की फिक्र है तो बस अपनी बेटी की। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ। अगर उसे पता चल गया कि अरुण का एक्सीडेंट किसने किया है तो पता नहीं वो क्या करेगी। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्से और नफरत में कुछ भी गलत करे और अपनी जिंदगी को बदले की आग में झोंक दे। मैं बस अपनी बेटी को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, विकास ने उदास होकर कहा। मगर रणवीर सर ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट नहीं किया, सारे सबूत यही बता रहे हैं। वसुधा देवी बोली, वो ये बात नहीं समझेगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, और उनके मामले में वो किसी की भी नहीं सुनती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जिंदगी भर इस दर्द के साथ जिए। मैं उसे इस गम से निकालना चाहती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि ये एक्सीडेंट किससे हुआ है। अपने साहब से भी कह देना कि वो भी हमसे कभी मिलने की कोशिश ना करे। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऋषभ ने सारी सच्चाई बता दी थी। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारे साहब की गलती नहीं है, मगर ये बात अपनी बेटी को नहीं समझा सकती। विकास चुपचाप वापस लौट गया। जाने से पहले उसने दीवार पर लगी पलक और अरुण की तस्वीर को देखा। तस्वीर में वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उनकी जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी, जो अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। कुछ दिन तक रणवीर उस एक्सीडेंट की वजह से परेशान रहा, मगर फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने काम में लगा दिया और जल्दी ही वो सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया। आगे क्या होगा? पलक की सुध-बुध अब कैसे वापस आएगी? रणवीर और पलक की मुलाकात अब कैसे होगी? क्या रणवीर और पलक के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।